Next is the provincial administration. For the administrative purpose, the Mughal Empire had divided the empire into provinces and सूबास. कि इसमें क्या जाता है, प्रांतिक प्रशासन. प्रशासनिक उद्देश्य के लिए मुगल सम्राटों ने साम्राज्य को प्रांतों या सूबास के विभाजित किया था. ठीक है. द हेड ऑफ provincial administration was known as the Subedar and Shpashlar. His duty was to maintain the peace and order in the provinces, to hold the court and administer fair justice, and to encourage the agriculture, trade and industry in the provinces. The Subedar was the supreme military commander in the provinces. He held the power to punish disobedient subordinates. इसमें क्या आ जाता है कि जो प्रशासनिक होते हैं, जैसे इसमें आ जाता है सूबेदार या सहबल्लार के रूप में जाना जाता है. ठीक है. उसका कर्तव्य प्रांत की शांति रखना और व्यवस्था बनाए, अदालत रखना और उसके न्यायपूर्ण प्रशासन करना. प्रांत में जो एग्रीकल्चर, ट्रेड और इंडस्ट्री के प्रति जो काम होता है, सूबेदार सूबे में स्वस्थ कमांडर होता है, उसके पास दंडित करने की शक्तियाँ होती हैं, लेकिन जो सूबेदार की शक्ति पर कुछ जांच की जाती है. कम से कम 3 केंद्रीय मंत्री थे, दीवान, मीर बख्शी और सदर का सूबेदार पर सीधा निरंतर होता है. ठीक है. सम्राट में इनके मंत्रियों की परामर्श से एक सूबेदार नियुक्त किया जाता है. सूबेदार की प्रशासनिक इकाई गांव थी. ये एक मुकद्दम की पटवारी और एक चौकीदार के अधीन भी था. पंचायत के गांव में विवादों सुलझाया जाता था. उनकी जो राजस्व प्रणाली के समय में सरकार का आय का मुख्य स्रोत भूमि राजस्व था, रेवेन्यू था जो उनका. ठीक है. खेती उद्योग, जो उनकी जो खेती थी, एग्रीकल्चर्स आ जाते थे. समझाई कि जो एक कहते हैं अंडर द चेंज ऑफ मुकारम पटवारी एंड चौकीदार, द पंचायत सेटल द विलेज डिस्प्यूट, कि जो पंचायत होती थी, जो विलेज के डिस्प्यूट होते थे, वही सेटल कर देते थे. ठीक है. नेक्स्ट इज द रेवेन्यू सिस्टम, कि उससे रेवेन्यू सिस्टम कैसा था, ये आपको मैं ऐसे ही बता रही हूँ. ठीक है. इसको रीड आपने अच्छे से कर लेना है. इसमें क्या आ जाता है, जो रेवेन्यू सिस्टम जो पहले समय के था, सरकार की अपना मुख्य स्रोत भूमि जो क्या था, लैंड रेवेन्यू था. ठीक है. एग्रीकल्चर्स में आ जाता है, जैसे कल्टीएबल टू फिक्स द मेजर ऑफ लैंड रेवेन्यू चार्ज द बेसिस ऑफ क्वालिटी ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूसर, जो उसके प्रोडक्ट होते थे उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी पे निर्धारित की जाता है. ठीक है. जो किसान होते थे. ठीक है. द पेजेंट ऑफ रेवेन्यू अदर द कैश काइंड, द गवर्नमेंट ऑफ लैंड पेजेंट ऑफ फैक्ट ऑफ डॉट, कि जो किसान लोग होते थे, क्या कहते, भूमि का जो रेवेन्यू होता था भुगतान करते थे, नकद करते थे, उनको जो कर दे सकते थे. ठीक है. सरकार ने अकाल और सूखे पर प्रभावित किसानों को कृषि दिया हुआ था. उन्हें जो कृषि और सिंचाई के सुधार के लिए कुछ उपाय किए गए थे. ठीक है. एग्रीकल्चर का जो इरिगेशन का उनको इम्प्रूवमेंट करने के लिए उनको क्या दिया गया था, मेजर्स अंडरटुक सेम. ठीक है. द अदर सोर्सेस ऑफ इनकम स्टेट्स क्या कि राज्य के आय पे अन्य स्रोत के थे. अकाउंटाई खानों पर कर, नमक के ऊपर टैक्स लगा दिया था. स्टेट ट्रेडिंग पे टैक्स लगाया हुआ था. टैक्स ऑफ माइंस पे टैक्स था. और अपने जो सुइयों द्वारा सम्राट को प्रस्तुत करना था, जो दोषी थे उन पर जुर्माना लगाया जाता था. ठीक है. और आगे इन्होंने इनकम टू क्या लिखा हुआ है, फॉर्म मिंटिंग ऑफ कॉइन, मीन्स कि सिक्कों की टकसाल के भी आए. ठीक है. सिक्कों की टकसाल भी थी. नेक्स्ट इज अ मनसबदारी सिस्टम. मनसबदारी सिस्टम क्या था, एज अ सेड अर्लियर, अकबर रिकॉग्नाइज द होल मशीनरी ऑफ सिविल एंड मिलिट्री सर्विस ऑन द न्यू लाइन्स नोन एज अ मनसबदारी सिस्टम. मीन्स मनसबदारी प्रणाली, जैसा कि पहले कहा गया कि अकबर ने मानसबाड़ी प्रणाली के रूप में जाने जाने वाली एक नई तर्ज नागरिक और सैन्य सेनाओं की पूरी मशीनरी को पुनर्गठित कर दिया था. ठीक है. उसको क्या बोलते थे, मनसबदारी सिस्टम. द मनसबदार्स ड्रॉ द पे अकॉर्डिंग टू देयर रैंक एंड देयर फिनिश नंबर मैन द. इसमें क्या आ जाता है बेटा, इसमें क्या था कि जो मनसबदारों ने अपने रैंकों के अनुसार उनको पेमेंट की जाती थी. ठीक है. भुगतान किया जाता था. उन्हें अपने ग्रेड के इंगित पुरुषों की संख्या प्रस्तुत करनी पड़ी. जब उन्हें ऐसा करने के लिए कि द मनसबदारी ट्रूप्स वर द रिक्रूट बाय द मनसबदारी हिमसेल्फ एंड could be the transfer from the empire at his sweet will. The king, however, led to down the general rule of the recruitment, maintain and payment of troops.
द कीप अ चेक ऑफ माल प्रैक्टिस बाय द मनसबदार, डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ द शोल्जर्स वर द मेंटेन। मीन्स इसमें क्या है कि जो हाई ग्रेड के शाही परिवार के सदस्यों के लिए जो ट्रूप था वो आकर्षित किए गए थे। मनसबदार के टुकड़ों में स्वयं मनसबदार द्वारा भर्ती किया जाता था और जो सम्राट था उसके द्वारा मधुर इच्छा और संस्थानित किया जा सकता था। ठीक है, नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन मनसबदार एंड जागीर। जागीर वॉज द ग्रांट ऑफ लैंड गिवन बाय द एम्पायर ऑफ द मनसबदार टू एनेबल हिम टू राइज फंड इन द फॉर्म ऑफ रेंट एंड टैक्सेस। कि जो जागीर थी वो ग्रांट थी ऑफ लैंड गिवन बाय, जो लैंड दी जाती थी एम्पायर के द्वारा मनसबदार को। ठीक है, फंड क्या, राइज अ फंड इन द फॉर्म रेंट एंड टैक्स। फंड वुड बी मीट पर्सनस एडमिनिस्ट्रेटिव नीड टू द मेंटेन द कॉस्ट ऑफ सवार्स। इन अदर्स वर्ड्स जागीर वाज ग्रांटेड टू एनेबल मनसबदार टू डिस्चार्ज हिज obligation and maintain his the mount troops। Understood? कि मनसबदार को सम्राट द्वारा दी गई जमीन का एक अनुदान था जो हिंद को किराए और करों के रूप में ही धन जुटाने का सक्षम बनाता था। धन व्यक्ति प्रशासनिक और आवश्यकताओं और उसकी ओर से रखवार की लागत को पूरा करेगा। ठीक है, इन अदर्स वर्ड, इन दूसरे शब्दों में जो जागीर को मनसबदार को अपनी घुड़सवार सैनिकों को बनाए रखने के लिए अपने दावे और निर्वाह करने का संरक्षण बनाने के लिए अनुमति दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट इज अग्रेरियन रिलेशन। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अंडर द मुगल एक्चुअली contributed to growth, agriculture, trade and commerce. Agriculture dominated the economic with the food grain as the principal produce, while the food grain spices are the condiment were the export from Gujarat, Bengal, Deccan. No foods was import except fruits and other delicious for the elephants classes at the royalty. Although peasants had to pay the nearly half of produce as the tax, nevertheless he had enough to eat and meet his simple requirements. इसमें क्या आ जाता है कि कृषि संबंध मुगलों के तहत राजनीतिक संस्था के वास्तव में कृषि जो व्यापार ट्रेड आ जाता है, एग्रीकल्चर ट्रेड और कॉमर्स, ठीक है, के विकास में योगदान करती है, जो कृषि अर्थव्यवस्था पर हावी रही। ठीक है, जो उनके फूड ग्रेन प्रोडक्ट्स से के साथ इनकी प्रमुख उपज के रूप में। हालांकि जो वाइल द फूड ग्रेन जैसे स्पाइसेस हो गए, मसालों की जो निर्यात गुजरात, बंगाल, डेक्कन के से किया गया था, लेकिन समुद्र वर्ग में 10 रॉयल्टी के लिए फलों और अन्य व्यंजनों को छोड़कर कोई भी फूड प्रोडक्ट का आयात नहीं किया गया था। हालांकि एक किसान को अपनी उपज का लगभग आधा हिस्सा कर के रूप में देना पड़ा, फिर भी वह अपनी साधारण आवश्यकताओं को खाने और पूरा करने के लिए पर्याप्त था। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट को उनको सिंपल नीड्स उनको कर रहता था। ठीक है, इस अवधि के किसान के पास अपनी ज़मीन जब तक वह लैंड रेवेन्यू का भुगतान करता तो वो अपनी ज़मीन बेच सकता था और उसके बच्चे उसकी मृत्यु के बाद विरासत में मिल जाती थी। ठीक है, किसान जो ज़मीन के मालिक थे उन्होंने अपने खुद काश्त कहता था, उन्होंने क्या था प्रगत दरों के साथ भूमि रेवेन्यू का भुगतान किया। उनके पास ज़मीन, हल और बैल के मालिक किसान थे। जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं थी, हल और बैल अक्सर ज़मींदारों की ज़मीन को काटते थे और मुश्किल से एक औसत बचाते थे। ऐसे किसानों को पाही कहा जाता था। ऐसे किसानों को क्या कहा जाता था? पाही। समझ आई? रीड दिस केयरफुली, आई विल एक्सप्लेन दिस ओनली। ठीक है, ओके। कि जो खेती जो कि भूमि कारीगर की बहुत आयत थी, ठीक है, खुद काश पाहिस और खलनायक से कई गुणों अधिक था। ठीक है, ऐसे उन्होंने किया कि उनके ऐसी परंपरा के अनुसार जो भी कोई पहली बार खेती के तहत भूमि लाता था उसका मालिक माना जाता था। ठीक है, रीड दिस चैप्टर केयरफुली ऑल ऑफ यू।